वेलकम दोस्तों, डिस्कस करेंगे आज एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम जो बेस्ड है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के ऊपर। तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स की सारी रिएक्शंस, सारी तो नहीं पर मोस्टली रिएक्शंस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो दो पार्ट हैं, दोनों को करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट हमारा थोड़ा स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन पे बेस्ड है, तो उस पर मजा आएगा, ध्यान देते हैं थोड़ा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन में बोल रखा है, क्वेश्चन में बोला हुआ है अ न्यूट्रल कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमारे पास एक कंपाउंड है ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है। ऑन ट्रीटमेंट विद NaOBr फॉर्म्स एन एसिड सोल्यूबल सब्सटेंस बी। तो कंपाउंड की रिएक्शन हमने ए की रिएक्शन करवाई है किसकी प्रेजेंस में? NaOBr की प्रेजेंस में। NaOBr की प्रेजेंस में क्या रिएक्शन होती है ये हमें पहले समझना है। यह हमारा फिर से बी। अच्छा, तो अब मैं क्या कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले या तो सारे प्रोडक्ट सारे स्ट्रक्चर लिख देते हैं रिएक्शन का, चल रही है रहने दीजिए, अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रल कंपाउंड है ए, हमारे पास सिर्फ इतनी जानकारी है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है ए, पर इससे ज्यादा जानकारी हम निकाल सकते हैं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो इस क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका C8H9। C8H9, मैं थोड़ा इसको साफ से करूंगा थोड़ा। C8H9NO, इतनी जानकारी हमें गिवन है। तो जब भी कोई स्ट्रक्चर हमें आइडेंटिफाई करना होता है, सबसे पहले उसके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स हमें सबसे पहले पता होने चाहिए। तो इसके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आप निकालिए। आप ट्रेडिशनल मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो एक बड़ा सा फॉर्मूला होता है, मुझे बहुत बेकार लगता है फॉर्मूले से निकालना। मैं तो ऐसे देखता हूँ कि कार्बन 8 है, इसका सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन में, इसके सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन में 8 अगर कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन होंगे? तो 16 + 2 यानी 18 हाइड्रोजन होंगे। 18 हाइड्रोजन। और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन अवेलेबल है? 9 - 1, 8 अवेलेबल है और होने चाहिए 10, यानी 10 का अंतर है। 10 का अंतर है यानी 5 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमारे आ गए हैं यहाँ सर, यहाँ से 5। इस कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 5, इतना हमें पता चल चुका है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 5 है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसकी रिएक्शन हमने कराई NaOBr से, प्रोडक्ट बना है C7H9N। C7H9N, देखते हैं इससे कुछ आइडिया लग पाए। इसके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालते हैं ताकि हम प्रोडक्ट के बेसिस पर रिएक्टेंट को पहचान सके कि कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो ये कंपाउंड हमें थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा है, फिर भी हम इसके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे फिर से एक और बार मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कार्बन को देखिए, 7 कार्बन है। 7 कार्बन का सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कितने हाइड्रोजन वाला होगा? 16 हाइड्रोजन वाला होगा। उस 16 से इसके पास कितने कम है? 8 है इसके पास। तो 8 / 2 यानी 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, या फिर स्ट्रक्चर जिसे आप कह सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 है, इतना हमें पता चल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और रिएक्शन के बारे में पता करते हैं। रिएक्शन
देखिए हो रही है NaOBr, थोड़ा ध्यान दीजिए NaOBr पर। NaOBr कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या ये NaOH प्लस Br2 की रिएक्शन हो सकती है? दोनों मिलकर NaOBr ही बनाएंगे ये दोनों, ठीक है। और अब हमें पहचानना है कौन सी रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर कंपाउंड में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, यहाँ पर कंपाउंड में नाइट्रोजन है। तो हम रिएजेंट से कई रिएक्शंस को पहचान सकते हैं। NaOH और Br2 की नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन कौन कौन सी हो सकती है उस पर ध्यान देते हैं। देखिए अगर आपको याद हो तो एक रिएक्शन होती थी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट होता था प्राइमरी अमाइड, और उस पर हम NaOH और Br या फिर KOH और Br ऐसा ही कुछ डालते थे, और प्रोडक्ट में हमारे पास अमीन आता था। ये अमीन फॉर्मेशन की रिएक्शन थी। अमीन फॉर्मेशन की रिएक्शन थी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। उसके बहुत सिमिलर हमारे पास मुझे दिख रहा है, तो मैं कह सकता हूं ये एक अमाइड होगा, प्राइमरी अमाइड होगा, और ये एक अमीन होगा जिस पर हमने ये रिएजेंट डाला है और ये प्रोडक्ट बना है, तो ये एक अमीन है। ठीक है जी। अब ये अमाइड क्या हो सकता है इस बारे पर ध्यान देते हैं। इस अमाइड की पॉसिबिलिटीज पर ध्यान देते हैं। हमारे पास डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है 5, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर 5 है, और मैं और कुछ जानकारी देखता हूं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 5 है और आगे बढ़ते हैं। चलिए हमने बी पर ऐड कराया, बी पर ऐड कराया, क्या चीज ऐड कराई हमने? NaNO2 और डाइल्यूट HCl। NaNO2 और डाइल्यूट HCl हमने ऐड कराया किसमें? कंपाउंड नंबर बी में। अच्छा जी, देख लेते हैं। बी में हमने ऐड करवाया है NaNO2 और HCl, और वो भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। तो ये रिएक्शन तो आप बहुत आसानी से पहचान गए होंगे। ये कौन सी रिएक्शन है? ये हमारी डाइजोनियम फॉर्मेशन की रिएक्शन। कोई भी अमीन, सॉरी एनिलीन, इस रिएजेंट की प्रेजेंस में, एनिलीन हमारा इस रिएजेंट की प्रेजेंस में, एनिलीन या फिर कोई भी हो सकता है, वैसे मुझे देखने पर साइक्लिक स्ट्रक्चर लग रहा है, सब पर हमारा 7 या 8 कार्बन से ऊपर है, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी 5 या 4 आ रहे हैं। तो मुझे थोड़ी साइक्लिक की फील आ रही है स्ट्रक्चर्स की, तो मैं साइक्लिक के साथ बढ़ना चाहूंगा। बात करते हैं बी का। हमने NaNO2 और HCl के साथ करवाया रिएक्शन, डाइजोनियम फॉर्मेशन होता है। कंपाउंड की हमें जानकारी दे रखी है, सी बना है, सी बना है हमारे पास, और सी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है जो कि है हमारे पास C7H7N2Cl। तो अब तो ये पक्का दिख गया होगा, N2Cl हमें दिख रहा है, तो ये मुझे थोड़ा बहुत डाइजोनियम की फॉर्मेशन की रिएक्शन दे रहा है। तो ये तो पक्का फाइनल है, ये डाइजोनियम फॉर्मेशन की रिएक्शन है। थोड़ा आगे और सोचते हैं। C7H7N2Cl। अब इस पर वापस आते हैं। अमाइड है हमारे पास, और साइक्लिक स्ट्रक्चर की फील आ चुकी है हमारे पास, तो एक बेंजीन तो जरूर बना लेते हैं हम, क्योंकि एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसमें चला जाएगा, एक इसमें, एक इसमें, सॉरी सॉरी सॉरी, तो 3 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, सॉरी 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हमारे पास चले गए हैं। अब देखिए कार्बन 5 ऑक्यूपाई हो चुके हैं, नाइट्रोजन नहीं आया है, हाइड्रोजन कितने थे? C8H9 थे, सॉरी C8H9 था ये, और हमारे पास
6 हाइड्रोजन ऑक्यूपाई हो रखे हैं। इसके ऊपर हम लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे एनिलीन जैसी फील आ रही है, क्योंकि ये अमीन टाइप का बन रहा है, तो मैं इसको एनिलीन टाइप का बनाऊंगा। और मेरे पास इसी पेन से बनाते हैं, ये NH2 लगा देता हूं मैं इस पे। देखिए कार्बन है इसमें 6, नाइट्रोजन एक आ चुका है, हाइड्रोजन हो गए 8। बचा क्या हमारे पास, एक CH3 लगा सकते हैं, CH3 हमने लगा दिया। क्यों भाई CH3 लगाया, देखिए हाइड्रोजन भी पूरे हो गए, 5, 1 2 3 4 और ये 7 और ये 2, 9 हाइड्रोजन पूरे हो गए, नाइट्रोजन भी लग गया। और सॉरी मैंने एनिलीन क्यों बना दिया, ये तो अमाइड था ना, तो ये अमाइड था, ये एक अमाइड था, तो मैं यहाँ पर अमाइड ही बनाऊंगा, C डबल बॉन्ड O NH2। अब देखिए इस कंपाउंड में सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन 9 है, नाइट्रोजन भी 1 है, ऑक्सीजन भी है, तो ये तो हमारा अमाइड हो चुका है। तो ये है हमारा आ गया फाइनल। इतनी मेहनत करने के बाद अब आया है A। बहुत ही सोच समझ के हमने यहाँ तक किया है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे चीजें थोड़ी आसान होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक बस था समझने वाला पार्ट। ये है अमीन, देखिए अब तो इसकी डायरेक्ट रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड है, तो ये तो अमीन हमें बोलने की सोचने की बात ही नहीं है, ये तो पक्का हमारा कुछ ये वाला ही कंपाउंड होगा, जिसमें यहाँ पर COONH2 की जगह हमारे पास एनिलीन बन जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से। NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा और यहाँ पर CH3 है। यहाँ पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसका हमने रिएक्शन कराया NN2HCl, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन पर कैटायन स्टेबल रहता है, तो डाइजोनियम फॉर्मेशन होगा, और डाइजोनियम बना लीजिए, N2Cl दिख ही रहा है, C7 C7H9N2Cl, और ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर डाइजोनियम होगा, तो डाइजोनियम बना दीजिए, क्या दिक्कत, N ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज होगा, डाइजोनियम सॉल्ट, CH3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब बात आती है सी कंपाउंड से आगे बढ़ने की, तो सी कंपाउंड से आगे हम बढ़ जाते हैं। सी कंपाउंड से आगे हम बढ़ चुके हैं, क्या कह रहा है, हमने इसका रिएक्शन कराया है अब बीटा नेप्थॉल से, बीटा नेप्थॉल सॉल्यूशन गिव्स रेड डाई, ओके ओके, बीटा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल कैसा होता है, तो बीटा नेप्थॉल से आपका थोड़ा परिचय मैं करा दूं। तो ये बीटा नेप्थॉल है, इसकी अल्फा पोजीशन ये है, ये नेप्थलीन है तो ये अल्फा, ये हमारा बीटा। अब इसकी बीटा पोजीशन पर ऑल यानी OH ग्रुप लगा हुआ है। देखिए ये है हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, और इसकी हमने रिएक्शन करानी है बीटा नेप्थॉल से। सोचिए जरा, हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशन तो कोई गिवन नहीं है, एल्कलाइन सॉल्यूशन है इसका, तो देखिए एल्कलाइन सॉल्यूशन है, मेरे को एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये डाइजोनियम सॉल्ट इस कंपाउंड के साथ एजोडाई तो बहुत अच्छी बनाता है, आपने रिएक्शन पढ़ी भी होगी, रेड कलर की एजोडाई बनती है बीटा नेप्थॉल के साथ डाइजोनियम सॉल्ट की, वही रिएक्शन होगी जब इसमें रेड कलर की डाई दे रखी है,
तो हम बिना कुछ सोचे समझे वो रिएक्शन करा सकते हैं। कौन सी रिएक्शन? एजो कपलिंग रिएक्शन। एजो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी और हमारा कुल मिलाकर प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा हमारा कुछ अच्छा सा कंपाउंड बनेगा। रेड कलर की डाई है तो मैं थोड़ा रेड ही बनाऊंगा, देखते हैं रेड मिल जाए मेरे को। मिल गया। रेड कलर की डाई बनेगी और कुछ इस प्रकार की बनेगी। ये था हमारे पास नेपथॉल। इस नेपथॉल की OH के पास वाली पोजीशन पर अच्छा अटैक हो सकता है। आपने एजो कपलिंग रिएक्शन की कंडीशंस पढ़ी होंगी, तो कुल मिलाकर ये जुड़ जाएगा N डबल बॉन्ड Cl हट जाएगा और ये बेंजीन रिंग फिर से। ठीक है, और ये CH3 भी एज इट इज रहेगा। ये थी हमारी रेड कलर की डाई, ये आपने पढ़ा भी होगा। OH की पास वाली पोजीशन पर ही अटैक होता है, अल्फा पोजीशन पर इस कंपाउंड की। ठीक है, ये है रेड डाई। बात करते हैं आगे की। अब इतना सब कुछ हम कर चुके हैं, आगे पढ़ते हैं। व्हेन ट्रीटेड विद पोटेशियम कुप्रोसाइनाइड यील्ड्स अ न्यूट्रल सब्सटेंस D। ठीक है जी, ये कह रहा है इस कंपाउंड की हमने रिएक्शन करवाई है, आगे करवाई है। किससे करवाई है? कुप्रस फेरिक साइन, सॉरी, कुप्रोसाइनाइड, तो कॉपर साइनाइड, सॉरी पोटेशियम कुप्रस साइनाइड है, तो KCN प्लस कॉपर पाउडर है ये। पहचानिए जरा थोड़ा कि KCN प्लस कॉपर पाउडर क्या करता है, पहचानना जरूरी है। ठीक है, देखिए अभी हमारे पास क्या बना है, डाई बना है, डाई। हमने इसकी रिएक्शन करवाई है। अब सॉरी सॉरी, इसकी नहीं रिएक्शन करवाई है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए जरा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हमने कंपाउंड डी की रिएक्शन नहीं करवाई है, सॉरी कंपाउंड सी की रिएक्शन करवाई है हमने। ओके 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 ओके, हमने इसकी रिएक्शन करवाई है, सॉरी, हमने इसकी रिएक्शन करवाई है। अब इसके साथ KCN प्लस कॉपर पाउडर के साथ, KCN प्लस कॉपर पाउडर अब क्या करेगा, ये है हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट की प्रेजेंस में ये KCN न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ARSN1 रिएक्शन बहुत आसानी से दे सकता है डाइजोनियम के साथ, क्योंकि वही रिएक्शन देता है ARSN1, यानी न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन नंबर 1। और बस CN जुड़ जाएगा यहाँ पर डाइजोनियम की जगह, तो जोड़ दीजिए। सॉरी, CN पूरा डाइजोनियम हटा दीजिए और ये जोड़ दीजिए। साइड में CH3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। CH3 ओके, ये हमारे पास रेजोनेंस है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे। अब क्या किया है, हाइड्रोलाइज किया है और हमारे पास फिर से एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है। देखिए यील्ड न्यूट्रल सब्सटेंस दे रखा है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे रखा है C8H79, C8HB7 है और N है, सही बात है। ऑन हाइड्रोलिसिस गिव E, तो इसका भी हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया, करा देते हैं भाई। इसका हाइड्रोलिसिस हमने करा दिया है, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, साइनाइड हाइड्रोलाइज करके क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
मैं बार बार नेपथॉल क्यों बना रहा हूँ यार। और ये इनटू शिप्स, अब इसकी पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, COOH, और यहाँ CH3 एज इट इज। इसका चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप क्वेश्चन से भी कंपेयर कर लीजिए, दे रखा होगा C8H8O2, सॉरी ये मैंने गलत पढ़ लिया, C8H8O2, C8HB8 और O2 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या लास्ट में इसका शायद क्या कर रखा है, KMnO4 पर मैग्नेट ऑक्सीडेशन, वही KMnO4 करेंगे, KMnO4 के साथ इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा लास्ट में। लास्ट स्टेप इज KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन। KMnO4 सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, जैसे आपने बेंजोइक एसिड फॉर्मेशन की रिएक्शन एक और देखी होगी। ये है हमारी अल्फा पोजीशन पर ऑक्सीडेशन कर देता है ये हमारा क्या, KMnO4। यहाँ भी COOH और यहाँ भी COOH। कुल मिलाकर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट विच इज E आ चुका है, सो दिस इज E। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कंपेयर कर लीजिए आप, C8H6O4, कार्बन 8, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 4, C8H6O4, दिस इज आवर प्रोडक्ट E। तो क्वेश्चन नंबर का पार्ट ए हो चुका है। बहुत अच्छे से हमने समझा कि कैसे कैसे रिएक्शन में स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और रिएक्शंस को लगाना है। ठीक है, देख लीजिए चाहे एक और बार, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर के पार्ट 2 पे। बेंजीन को हमें कन्वर्ट करना है जहां पर हमारे पास फ्लोरीन और ब्रोमीन एक दूसरे से मेटा पोजीशन पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, क्या कर सकते हैं, इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ये कुल मिलाकर हमें इंटर कन्वर्ट करना है बेंजीन को, जहां पर एक पार्ट पर फ्लोरीन है एक दूसरे के मेटा पर। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान देते हैं। पार्ट बी, सॉरी पार्ट बी, देखिए बेंजीन है हमारे पास, कन्वर्ट करना है हमें इसको इसमें। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फ्लोरीन और ब्रोमीन लगा हुआ है। अब बात आती है इसमें खास बात, देखिए इस पर फ्लोरोबेंजीन बन रहा है। फ्लोरोबेंजीन की पूरे कोर्स में हमारी एक ही रिएक्शन है बनाने की, जो है हमारी शायद बाल-स्किमन रिएक्शन। और इसको बनाने के लिए, फ्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए हम डाइजोनियम को रिएक्ट कराते हैं मर्क्यूरिक फ्लोराइड से, HgF4 से, HdF4 से। उसके लिए हमें डाइजोनियम बनाना होगा, डाइजोनियम बनाना होगा। डाइजोनियम कैसे बनेगा, डाइजोनियम बनेगा अमीन ग्रुप से, NH2 ग्रुप से, NH2 ग्रुप से। और NH2 ग्रुप कहां से आएगा, NH2 ग्रुप बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन डायरेक्ट कर नहीं सकता, ये तो न्यूक्लियोफाइल है। NH2 ग्रुप को लाने के लिए हमें नाइट्रो से NH2 ग्रुप लाना होगा, और नाइट्रो कहां से आता है, नाइट्रेशन से। तो कुल मिलाकर मैंने आपको अप्रोच बता दी, आपको ऐसे सोचना है। और
नाइट्रो पर ध्यान देना है स्टार्टिंग में। कुल मिलाकर हम बेंजीन पर नाइट्रेशन कराएंगे सबसे पहले, फिर हमारे पास अमीन आएगा, अमीन से फिर डाइजोनियम बनाएंगे, हम फिर डाइजोनियम से हम फिर से फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से प्रोसीड करना है। तो बेंजीन की रिएक्शन हमने करवाई है, अब किससे हमें बनाना है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कराना है तो डाइल्यूट H2SO4 प्लस HNO3 डाल देते हैं और नाइट्रेशन करा देते हैं। या फिर आप कई और रिएक्शन रिएजेंट्स डाल सकते हैं, N2O5 और भी बहुत हैं। कुल मिलाकर नाइट्रोबेंजीन बनना चाहिए हमें, और प्रकार के रिएजेंट से मतलब है नहीं, नाइट्रो। अब बात आती है, यहाँ पर हमारा काम सिर्फ फ्लोरोबेंजीन बनाना नहीं है। हमें फ्लोरोबेंजीन आ जाए उससे क्या फायदा, उसके बाद हम और कुछ करा सकेंगे। अगर हमारे पास फ्लोरोबेंजीन आ गई, चलो उसके बाद हम अगर इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराएं, Br का ब्रोमिनेशन कराएं, तो कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा, फ्लोरीन की प्रेजेंस में ये ऑर्थो या पैरा पे जुड़ेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए ये दोनों एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर। अब मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन अगर हम फ्लोरोबेंजीन तक आ गए उसके बाद हमारे पास आ नहीं सकता, तो हमें अभी कुछ ऐसा स्टेप करना होगा जिससे यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन आ सके। कैसे आएगा वो, ध्यान दीजिए इधर। अगर मैं यहाँ पर एक और बार नाइट्रेशन करा दूं, एक और बार नाइट्रेशन करा दूं, तो अब जो ये NO2, ये एक लौता इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा जो हम पूरी रिएक्शन में फ्लोरोबेंजीन तक बनाने में यूज करेंगे। और इसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से हम मेटा पर कोई और चीज ला सकते हैं। तो मैं इसका एक और बार नाइट्रेशन कराऊंगा ताकि मेरे को मेटा पोजीशन पर कुछ चीज मिल जाए जिसको मैं आगे ब्रोमीन में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, ठीक है, करवा देते हैं फिर से एक और बार नाइट्रेशन जिससे ये पैरा पर आ जाए। अब आप कहेंगे कि ये नाइट्रेशन ही क्यों कराया, ये ब्रोमिनेशन क्यों नहीं करवा दिया डायरेक्ट। तो भाई अभी नाइट्रेशन करा रहे हैं, क्या पता आगे ब्रोमीन किसी रिएक्शन में उड़ उड़ जाए। हमें नाइट्रो का तो पता है आगे यूज हो सकता है डाइजोनियम बनाने से, फिर आगे वाले डाइजोनियम को फिर से हम कई मेथड है ब्रोमीन में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए डाइजोनियम क्या है, उसे हम किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डाइजोनियम में बनाना ज्यादा फेवरेबल रहेगा। तो NO2 इस पोजीशन पे मैं फिर से नैप्थोल बना गया, हद है यार। और ये NO2 यहाँ पर आ चुका है, और ये NO2 फिर से यहाँ पर आ चुका है। अब मैं डाइजोनियम बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, सॉरी सॉरी अभी तो मैं अमीन बनाऊंगा। अमीन कैसे बनाऊंगा, नाइट्रो को रिड्यूस करना है किसमें, अमीन में। ठीक है जी, नाइट्रो को अमीन में रिड्यूस करना है तो क्या यूज कर सकता हूँ मैं, नाइट्रो को रिड्यूस करना है अमीन में, तो क्या मैं SN+HCl यूज कर सकता हूँ, मेटल एसिड की प्रेजेंस में यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब ये दोनों डाइजोनियम बन जाएंगे, सॉरी सॉरी अमीन बन जाएगा, NH2 ग्रुप जुड़ गए। ओके, NH2 ग्रुप जोड़ने से हमारे पास क्या हुआ, हमें बनाना है क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बनाते हैं डाइजोनियम। डाइजोनियम क्या डालेंगे इस पे, वही ऊपर वाली रिएक्शन में भी यूज हुआ था, NaNO2 प्लस HCl या फिर HNO2 डायरेक्ट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ही स्टेबल होता है डाइजोनियम सॉल्ट। अब आ सकता है कैसे, और
हमारे पास ये N ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव Cl माइनस, ऐसे ही सिमिलरली नीचे N ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव Cl माइनस। ओके, अब फ्लोरीन लाना है H और Br लाना है। देखिए, अब अगर मैं इस पर बाल्च-किमन रिएक्शन करा सकता हूं तो करवा दूंगा। HgF4 के साथ अब रिएक्शन हो चुकी है फ्लोरोबेंजीन, जो हमारा मुश्किल काम था बनाने का, एक यूनिक रिएक्शन थी अपने आप में, वो हो चुकी है और बन चुका है फ्लोरोबेंजीन। पर दिक्कत हुई कि ये भी फ्लोरोबेंजीन बन गया, तो भाई साहब ये क्या बवाल हो गया। अब कुछ गलतियां हुई हैं हमारे पास, उसको देखना होगा क्या गलती हुई है, इस पर ध्यान देते हैं। हमारे पास यहाँ पे नाइट्रो नाइट्रो ग्रुप थे। अब मुझे क्या करना था, किसी एक नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करना था। अगर मैं दोनों को रिड्यूस कर दूंगा तो मेरे पास दोनों के डाइजोनियम बनेंगे, कुल मिलाकर दोनों दोनों पर हमारे पास फ्लोरिनेशन हो जाएगा। तो मैं कुछ स्टेप लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं एक नाइट्रो को रिड्यूस करूं और एक के साथ कुछ और खेल खेलूं, जिससे मेरी रिएक्शन में दोनों जगह फ्लोरीन ना आए। चलिए, अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करा दिया होता तो क्या ऐसा होता? पहले नाइट्रेशन हमने करा दिया, उसके बाद क्या मैं यहाँ पर अगर ब्रोमीन लगा देता तो मेरा काम हो सकता था, जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर ब्रोमिनेशन कराता तो शायद हो जाता वो, और मेरा लास्ट में दो जगह फ्लोरीन नहीं जुड़ता। तो मैं क्या करूंगा, इसकी इसकी रिएक्शन Br2 और इसका ही लुईस एसिड AlBr3, इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा, ब्रोमिनेशन मेरा हो जाएगा, इसी पोजीशन पे होगा। ये आ गया मेरे को प्रोडक्ट। अब मैं इसका क्या करा था, मैंने रिड्यूस करा था Sn और HCl डालकर। Sn प्लस HCl डाला, रिड्यूस हो गया नाइट्रो ग्रुप, और क्या आया मेरे पास, कुल मिलाकर मेरे पास आया एक जगह क्या NH2 और एक जगह Br। एक जगह आया मेरे पास NH2, एक जगह आया Br। अब मैं डाइजोनियम बनाऊं तो क्या मेरा आगे अब कोई दिक्कत आएगी मुझे? NaNO2 HCl, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ही रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन? डाइजोनियम फॉर्मेशन की। डाइजोनियम बन जाएगा बिना कोई दिक्कत के। आगे मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, फिर भी मैं एंड तक ले जाऊंगा। N पॉजिटिव Br ओके। अब मैं क्या करूंगा, अब बस फ्लोरिनेशन करा दीजिए। HgF4 बाल्स-किमन रिएक्शन आ गया हमारे पास। फ्लोरीन, इस जगह पर फ्लोरीन आ चुका है, इस जगह पर ब्रोमीन आ चुका है। पूरी रिएक्शन में हमें कहीं दिक्कत अब नहीं हुई, पिछली स्टेप में हुई थी जहां पर हमने गलती से दोनों जगह नाइट्रेशन करा दिया। ओके, सो दिस इज पार्ट नंबर 2। समझ नहीं आया हो तो एक बार फिर से प्ले कीजिए। मैंने पूरी आपको अप्रोच समझाई है, जो शायद कोई अच्छा टीचर भी नहीं बताता कि कैसे प्रोसीड करना है। हमने वो स्टेप क्यों चूज करा, तो इस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। देखिए, रिएक्शंस तो सबको याद होती हैं, पर क्या से क्या बनाना है ये देखना होता है हर क्वेश्चन में। ऐसे ये
स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन था, इसमें भी यही चीज देखनी थी मोस्टली। तो इन टाइप्स के क्वेश्चन में चाहे वो इंटर कन्वर्जन का हो या फिर स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन पर बेस्ड, तो यहाँ पर हमें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है और रिएक्शन तो टिप्स पर होनी चाहिए। ओके, तो वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था और इसी तरीके से आप मेरे चैनल पर बने रहिए, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।